यस सर। चलिए बढ़िया है। तो आज हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। बोर्ड दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को? यस सर। ओके। सो द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। देखो अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, वो ऐसे इक्वेशन मतलब कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन, ऐसे लाइन का इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमें दिया गया था कि बोथ द लाइन आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो एनी लाइन passing through origin एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन के जो जनरल इक्वेशन होता है ना, हम उसको इस प्रकार से लिखते हैं a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 0। इसमें ना c कंपोनेंट नहीं होता, बट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इस प्रकार से जो ये हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे, ये इस लाइन के लिए हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन जब हम जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई कंसीडर करेंगे, देन वी विल कंसीडर द जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो आज जो हम पढ़ेंगे इसी के लिए पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जनरल इक्वेशन हम लिख सकते हैं फॉर ऑफ ए सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल दैट इज एक्स एंड वाई। तो चलो अब हम देखते हैं कि जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशंस के लिए क्या करेंगे। जैसे जब हम लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन के लिए पढ़ रहे थे, तो हमने क्या किया कि दो लाइन के इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और उसके जो प्रोडक्ट थे वो एक कंबाइंड लाइन डिनोट कर रहा था। तो उसी प्रकार से नाउ वी विल कंसीडर द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन इज a1x plus b1y plus c1 equals to 0. So this is equation 1, which is representing a line. We will consider another equation a2x plus b2y plus c2 equals to 0. So this is second equation and this is another equation of a line. So now if I want to find out the combined equation of these two lines, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड द प्रोडक्ट विल बी द इक्वेशन ऑफ ए कंबाइंड लाइन। सो वी कैन राइट हियर we will write combined equation of above two line is given by हम क्या करते हैं, दोनों लाइन के इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 मल्टीप्लाइड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2। इस दोनों के प्रोडक्ट को 0 से इक्वेट कर देंगे। सो दिस विल बी अ कंबाइंड इक्वेशन, और इसको हम इसको कह सकते हैं दिस इज ए जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्यों? जब हम इसको प्रोडक्ट फाइनली लिखेंगे ना, तो सभी टर्म के जो एक्सपोनेंट होंगे या जो पावर होंगे वो 2 होंगे।
तो हम इसको अब आगे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि फाइनली जो हमें इक्वेशन मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है। सो वी विल मल्टीप्लाई इट, फर्स्ट विल बी a1x, इसको हम इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज a1x मल्टीप्लाइड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2। अगेन अब हम b1y को कंसीडर करेंगे, सो b1y मल्टीप्लाइड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2। अगेन हम इसको c1 कंसीडर करेंगे, नाउ c1 मल्टीप्लाइड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, मैंने आप सभी लोगों को पिछली क्लास में बोला था कि इसके प्रोडक्ट एक्सपेंड करके आप लोग अगली क्लास में आएंगे। पहले मुझे ये बताइए, आप में से किन किन बच्चों ने इसको सॉल्व किया था? रेज योर हैंड। गुड रुतिका, और कोई? सर मुझे ये इतना समझ में नहीं आया तो इसलिए मैंने नहीं किया। नहीं, इसमें आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना था। अच्छा ठीक है साक्षी, आपको क्या समझ में नहीं आया आप बताओ, ताकि हम उस चीज को अभी फोकस करेंगे। ये A2 B2 बहुत ज्यादा हो गए। अच्छा ऐसा है क्या? नहीं देखो, ऐसे क्या है ना, आपको सिंपल है कि इसमें फैक्टराइजेशन में जैसे क्या कि कभी भी आपको इस प्रकार के मल्टीप्लीकेशन दिए हो ना, तो सिंपल ऐसे मान लो कि ऐसे दे दिया गया a प्लस b प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय d प्लस e प्लस f। मान लो इस प्रकार से मल्टीप्लीकेशन दिया गया था, हम क्या करते हैं, पहले a1 लिखते हैं और फिर इस तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं एक साथ, सो d प्लस e प्लस f। फिर हम b लिखते हैं प्लस b और इसको फिर इस पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज d प्लस e प्लस f। फिर हम इसको c कंसीडर करते हैं, प्लस c इंटू d प्लस e प्लस f। इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो बस हम इसी यस टाइप के सर। फॉर्मूला को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो जब भी आपको ऐसे मल्टीप्लीकेशन दिया गया हो तो पहले ब्रैकेट के सभी एलिमेंट को दूसरे ब्रैकेट के सभी एलिमेंट से आपस में मल्टीप्लाई करते चलो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। ओके। तो चलो हम इसको अभी देखते हैं कि फाइनली मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या फॉर्म मिलता है। तो अब अगर हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट, अब हम इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, सो नाउ वी विल गेट a1 a2 x स्क्वायर, a1 a2, देखो a1 है यहाँ पे, a2 है और यहाँ पे दोनों जगह पर x है, सो वी विल गेट a1 a2 x स्क्वायर प्लस a1x मल्टीप्लाइड बाय b2y, तो a1 b2, बस आपको क्या है देखना है और सिस्टमेटिकली लिखते जाना है, बहुत आसान है। सो a1 a b2 हो गया x और y, तो a1 b2 xy प्लस a1x इंटू c2, तो हमें मिल जाएगा a1 c2 इंटू x। पहला ब्रैकेट खत्म। अब हम दूसरा वाला चलेंगे, प्लस b1y इंटू a2x, तो यहाँ पे हम लिख देंगे a2b1 इंटू xy। again plus b1y into b2y, so this will be b1 b2 y square, so y into y will be y square plus b1y into c2, so this will be b1 c2 into y। now last वाले पर चलेंगे हम, plus c1 into a2x, so ये will this will be a2 c1 x, again c1 into b2y, so this will be b2 c1 into y, and last one is c1 into c2 equals to 0। यहां तक कोई डाउट? नहीं। ओके, अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि एक प्रकार के टर्म वाले को एक साथ रखेंगे, जैसे यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, अब देखो इसमें एक्स वाई है और कहीं पे एक्स वाई है, देखो यहाँ भी एक्स वाई है, तो जो ऐसे टर्म है ना जिसके सेम वेरिएबल हैं, हम उसको एक साथ लिख के कॉमन ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिखेंगे, a1 a2 एक्स स्क्वायर प्लस
अब जहां जहां एक्स वाई है उन सभी को एक साथ लिख लेते हैं, तो हमें क्या मिला, A1 B2 एक्स वाई प्लस इस एक्स वाई वाले को भी यहां लिख लेंगे, सो दिस विल बी A2 B1 एक्स वाई। अब आगे क्या करेंगे हम, सर वहाँ पे A2 कैसे आया? देखो अभी अब हम केवल ना अरेंज कर रहे हैं, आप अभी जो मैं पूछा ये वाला, आप इसकी बात कर रहे हैं क्या, A2 B1? नहीं सर, वो प्लस A2 B1 XY। नहीं नहीं, ये A1 है, A2 नहीं है, ये वाला ना। वो नहीं सर, जो अभी आपने लिखा वो। हाँ रुको मैं बताता हूँ आपको कैसे आया, ये देखो, चलो इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ। अब मैं आपसे कहना, इस लाइन तक क्लियर है, इस लाइन तक में कोई डाउट नहीं? नो सर। ठीक, अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि सेम वेरिएबल वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे हम। तो पहले तो हमने इस टर्म को लिख दिया, दैट इज A1 A2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूं तो आपको समझ में आएगा। अब मैं कह रहा हूं, देखो इसका कोफिशिएंट एक्स वाई है, और इसका सॉरी इसका वेरिएबल एक्स एंड वाई दोनों है, और इसके भी वेरिएबल एक्स एंड वाई दोनों है ना। सर लेकिन A1X ये हम सिर्फ C2 तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, और फिर उसके बाद B1Y से आगे। हाँ हाँ, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आया ना। अब क्या है कि सभी मल्टीप्लाई करने के बाद, नहीं, तो आपने वहाँ पे A2 B1 XY लिखा है, हाँ तो वहाँ पे A2 नहीं होगा। अच्छा आप कह रहे हो ये A2 B1 XY नहीं होगा। नहीं मतलब वहाँ पे A2 नहीं होगा, B1 XY होगा। ओके ओके ओके, मैं समझ गया आपका डाउट क्या है। देखो अब मैं ना फिर से आपको समझाता हूँ कि देखो B1Y को A2X से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, B1 A2X, है ना, एंड Y ये दोनों है ना। ये देखो अगर हम यस इसको सर। मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ये कहना चाह रहे हो, इसको हम इस प्रकार से लिखें B1 A2 XY, आप ये कहना चाह रहे हो। यस सर। हाँ देखो इसको मैं ना अरेंज करके लिखा हूं कि जब भी इस प्रकार, आप देखो A1 इंटू बी, देखो ये है ना B1 इंटू A2 लिखे, या फिर हम A2 इंटू B1 लिखे, दोनों तो सेम है ना। जैसे A इंटू बी लिखो या फिर B इंटू ए लिखो, दोनों बराबर होता है ना। यस सर। हाँ तो इसलिए मैंने क्या किया है कि जहां भी मल्टीप्लाई किया हूं ना मैं, वहां पर मैं A वाले टर्म को पहले रखा हूं, B वाले टर्म को बाद में रखा हूं, और C वाले टर्म को उसके बाद रखा हूं। इसलिए यहाँ पे B1 A2 नहीं लिख के मैं A1 B2 लिखा हूं, जस्ट एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के लिए। समझ में आया? अब समझ में आ गया कि A2 B1 क्यों है। यस सर। ठीक ना। चलो मैं आपको आपके आसानी के लिए मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं ना रीअरेंज करके पहले नहीं लिखता हूँ। नहीं सर, रहने दीजिए, समझ में आ गया। चलो इसके बीच में ना ऊपर मैं एक लाइन लिख देता तो आपको आराम समझ में आ जाएगा कि कंफ्यूजन कहाँ पे है। देखो अगर मैं यहाँ पे एज इट इज लिखूं, इसको लिख सकता हूँ A1 A2 एक्स स्क्वायर प्लस अब A1 B2 x इंटू वाई, दिस विल बी एक्स वाई प्लस A1 C2 x प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई एज इट इज में मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, उसके बाद मैं अगली लाइन में अरेंज करके बताऊंगा कैसे हुआ ये। सो दिस विल बी B1 A2 XY प्लस B1 B2 Y स्क्वायर प्लस B1 C2 Y प्लस C1 A2 X प्लस C1 B2 Y प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। ये नॉर्मली मल्टीप्लाई करने के बाद था,
इसके जो नेक्स्ट लाइन में मैं लिखा हूं ना, इसमें मैंने क्या किया है कि जस्ट उस प्रोडक्ट में अगर ए बी वेरिएबल दोनों है तो मैंने पहले ए को लिखा है फिर बी को लिखा है, या फिर बी सी है तो पहले बी को लिखा है फिर सी को लिखा है। देखो वो कैसे, पहला वाला टर्म सेम है, दूसरा वाला टर्म A1 B2 क्योंकि ए पहले है एज इट इज हम इसको रहने देंगे, तीसरा टर्म में भी A1C2X है, ये A1C2X है, चौथे टर्म में बस मैंने ये क्या किया, यहाँ पे B1A2XY है। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के लिए मैंने क्या किया कि ए वाले टर्म को पहले लिखा दैट इज A2 और बी वाले टर्म को बाद में लिखा दैट इज B1। सो इसलिए ये बन गया A2B1XY। अगेन नेक्स्ट टर्म इज B1B2Y2, ये सेम रहेगा, यहाँ पे भी B1C2Y है, ये भी B1C2Y है। देखो फिर इस टर्म में यहाँ पे क्या C1A2X, इसको हम लिख सकते हैं A2C1X, जस्ट सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के लिए। एंड लास्ट वन इज C1B2, इसको हम लिख सकते हैं B2C1Y प्लस C1 इंटू C2 इक्वल्स टू 0। ये जस्ट एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है ताकि हमें आगे आसानी हो। अब क्लियर है रुतिका? जी सर। ओके तो चलो अब हम इसके आगे चलते हैं। तो अब मैंने क्या कहा, अब हम क्या करेंगे कि सभी सेम वेरिएबल वाले टर्म को एक साथ रखेंगे। सो नाउ वी विल राइट A1 A2X²। अब देखो यहाँ पे ये टर्म जो है वो XY वाले टर्म है, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म, इस दोनों को हम पहले एक साथ लिख लेते हैं। सो वी कैन राइट हियर A1 B2XY प्लस A2 B1XY हो गया। अब देखो x वाले टर्म को हम एक साथ लिखेंगे। सो ये A1C2X और यहाँ पे A2C1X है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं A1C2X प्लस A2C1X, ये दोनों x वाले आ गए। अब हम इसके बाद लिखेंगे y² वाले, नहीं तो पहले हम एक मिनट जाए ऐसे XY के बाद हम पहले y² वाले टर्म लिख लेंगे दैट इज B1 B2Y²। ठीक है, अब हम x वाले टर्म को लिखेंगे दैट इज A1C2X प्लस A2C1X। अब ये x वाले टर्म हो गए, अब बचा क्या हमारे पास, ये y वाले टर्म बच गए, ये वाले और ये वाले, इसको भी हम लिख लेते हैं B1C2Y प्लस B2C1Y प्लस अब लास्ट में क्या है C1 प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ये जस्ट हमने एक रीअरेंजमेंट किया है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। अब क्या करेंगे, जिस भी दो टर्म में सेम वेरिएबल है वहां पर हम कॉमन ले लेंगे। ये केवल x² एक ही टर्म में है, इसको एज इट इज लिखेंगे हम A1। वहाँ पर B1 B2Y² चाहिए। कहां पर, ये है ना B1 B2Y²। ओके B ओके, है हाँ ना? हाँ हाँ B2 है लिखा, ओके थैंक यू। सो A1 A2X² हो गया प्लस, अब देखो इस दोनों में XY, इस दोनों में XY है ना, तो हम XY कॉमन ले लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे A1 B2 प्लस A2 B1 और इस दोनों में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे XY, कॉमन लेने का ही मतलब हुआ, प्लस B1 B2 Y² प्लस, अब देखो इस दोनों में ये x और ये x है तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास A1 C2 प्लस A2 C1 होल इंटू x प्लस, अब देखो इस दोनों में y कॉमन है तो y हम कॉमन ले लेंगे, सो वी विल बी B1 C2 प्लस B2 C1 होल इंटू y प्लस C1 इंटू C2 इक्वल्स टू 0। तो देखो फाइनली मल्टीप्लाई करने के बाद हमें सारे वेरिएबल के साथ कुछ कुछ कांस्टेंट मिल गए, है ना। अब हम क्या करेंगे कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए एक कंबाइंड करके लिखेंगे। अब देखो, अब मैं यहां पे क्या कहता हूं कि राइट A1 into A2 is equals to A
A1 B2 प्लस A2 B1, क्योंकि इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कुछ एक सिंगल टर्म मिलेगा ना, हम उसको जस्ट लिखते हैं H। जैसे आपको बुक में ना एक रिप्लेसमेंट दिया गया, देखो यहां देखो, बस वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये क्या लिखा गया, ये वाला A1 A2 इक्वल्स टू A, B1 B2 इक्वल्स टू B, A1 B2 प्लस A2 B1 इज इक्वल्स टू 2H, A1 C2 प्लस A2 C1 इक्वल्स टू 2G, B1 C2। तो ये बस हम ना ये दिखाना चाह रहे हैं कि x के साथ कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है, y के साथ क्या है। इसलिए हम एक सिंगल टर्म, स्टैंडर्ड टर्म के लिए हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं मल्टीपल टर्म से सिंगल टर्म में। तो हम ये जो y एक्स वाई वाले जो टर्म है ना, इसको हम 2h से डिनोट करेंगे। उसी प्रकार से हमें अब क्या है, b1 b2 y के साथ जो टर्म है, तो हम b1 इंटू b2 को लिख देंगे, दिस इज इक्वल्स टू b। ये जो f x वाले टर्म है ना, x के साथ जो ये कोफिशिएंट है, दैट इज a1 c2 प्लस a2 c1, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2f से। और y वाले जो टर्म है, दैट इज b1 c2 प्लस b2 c1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2g से। और फाइनली ये जो हमें c1 c2 मिला है ना, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे c से। तो अगर हम इन सभी को रिप्रेजेंटेशन में ऊपर डाल दें, तो जो हमें फाइनली इक्वेशन मिलेगा, दैट इज ax स्क्वायर। हाँ बोलो। A1 C2 प्लस A2 C1 2G। वेट, आप क्या कहना चाह रहे हो, A1 C2 प्लस A2 C1 इज इक्वल्स टू 2G। हाँ ओके, मतलब आपके बुक में देख लेता हूं मैं कि x के कोफिशिएंट को क्या लिखा गया है। यस, x के कोफिशिएंट को g लिखा गया और y के कोफिशिएंट को f लिखा गया, इसको हम एक्सचेंज कर देते हैं। यस, वेरी गुड। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म को ही फॉलो करेंगे। सो दिस विल बी 2g एंड दिस विल बी 2f। सो दिस इज 2g एंड दिस इज 2f। जो y के कोफिशिएंट है हम उसको f से डिनोट करेंगे, और जो x के कोफिशिएंट है उसको g से डिनोट करेंगे। So finally we will get ax square plus Sir, B1 B2 is equal. b1 b2 equals to b. Yes, this is b1 b2 equals to b. हाँ बोलो, कोई डाउट? नहीं सर, वही बता रही थी। Okay. So finally we will get 2h xy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0, and this is a general 2-degree equation in x and y. बस आपको ये ध्यान रखना है, a is a coefficient of x square, 2h is coefficient of xy, b is coefficient of y square, 2g is coefficient of x, and 2f is coefficient of y, and c is constant here. So this is a standard form of general 2-degree equation in x and y. यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। ओके, तो देखो अब हम ये ना कह सकते हैं कि कोई भी अगर हमें 2-डिग्री इक्वेशन दिया गया है, ये वाला, तो दिस इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y. लेकिन हम ये क्या निकाल रहे थे, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ 2 लाइन. तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 2 लाइन का जब हम मल्टीप्लाई करके लिखे, नाउ वी हैव गॉट अ जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन एक्स एंड वाई.
तो कभी भी दो लाइन के कंबाइंड इक्वेशन को जब हम लिखेंगे, दैट विल ऑलवेज बी अ जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन एक्स एंड वाई। बट इसका जो रिवर्स है वो ट्रू नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर हमें कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन दिया गया हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो 2 डिग्री इक्वेशन एक कंबाइंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये इक्वेशन 2 डिग्री का है, if I ask you, is this equation of degree 2, आप कैसे चेक करोगे? कि किसी भी इक्वेशन को हमें अगर चेक करना हो कि वो 2 डिग्री इक्वेशन है या नहीं, हम क्या चेक करते हैं बताओ? सर उसकी पावर को चेक करते हैं हम। किसकी पावर को? कांस्टेंट की पावर मतलब को 2 या डिग्री वेरिएबल की पावर को? वेरिएबल की। यस, मतलब उस इक्वेशन में जितने भी टर्म जिसमें वेरिएबल हैं, उन सभी वेरिएबल की जो टोटल पावर होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि दिस कंप्लीट इक्वेशन इज ऑफ डिग्री 2। सभी टर्म के डिग्री 2 होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे दिस इज ए जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। अब देखो यहां पे हमें जो इक्वेशन मिला है, अब देखो ये एक इक्वेशन है, इसमें ये x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, और दोनों के डिग्री 2 है। हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, बट इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, बट ये इक्वेशन एक कंबाइंड लाइन का इक्वेशन है, ये गलत बात है। क्यों? दिस इज अ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो यहां से हमें ये मालूम चल गया कि कोई भी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 2 लाइन इज ऑलवेज ए इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। बट इसका अगर उल्टा मैं बोलूं कि एनी इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 रिप्रेजेंट्स अ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज फॉल्स। अभी जो मैं स्टेटमेंट बोला आप लोगों को समझ में आया इसका क्या मतलब है? समा, यस सर। आप समझ गए कि मैं क्या बता रहा हूं अभी? सर एक बार बताइए। हाँ चलो ठीक है, एक बार मैं दोबारा बताता हूं। मेरे कहने का मतलब है, चलो इसको मैं इरेज करके दोबारा बताता हूं। कि जनरल इक्वेशन या फिर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 2 लाइन, पहला मैं एक स्टेटमेंट 1, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 2 लाइन is equation of degree 2 is equation of degree 2 in x and y। मतलब कभी भी आप अगर किसी दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन निकालोगे, सो दैट विल ऑलवेज बी अ इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट, any equation of degree 2 need not represent a pair of line। So second है any equation of degree 2 need not represent a combined equation of pair of line। इस दोनों स्टेटमेंट में आपको अंतर समझ में आया? कि मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि कभी भी अगर हम दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे तो वो इक्वेशन हमेशा 2 डिग्री का होगा इन एक्स एंड वाई। बट अगर हमें कोई भी इक्वेशन दे दिया जाए इन डिग्री 2, और हम हमेशा नहीं कह सकते हैं कि सभी डिग्री 2 इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कभी करेगा, कभी नहीं करेगा। उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल लिख के बताया कि जस्ट वेट, तो उसके लिए जैसे सेकेंड लाइन के लिए मैं एक एग्जांपल लिख के बता रहा हूं आपको। जैसे एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो नाउ दिस इक्वेशन इज ऑफ डिग्री 2, बट ये एक कंबाइंड इक्वेशन नहीं है पेयर ऑफ लाइन का। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? नहीं सर। नो सर। ओके ओके ओके, वेट वेट वेट। Now it is visible? यस सर, विजिबल। ओके। सो इस दोनों लाइन के बीच यही डिफरेंस है। चलो हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो और आसानी समझ में आएगा। बस अभी आप लोग इतना ध्यान रखिए कि कभी भी एक कंबाइंड इक्वेशन 2 डिग्री का होता है इन 2 वेरिएबल, दैट इज एक्स एंड वाई। सिंपल। दूसरा एक लाइन ये कहता है कि अगर हमें रैंडमली कोई भी एक 2 डिग्री इक्वेशन दे दिया गया हो तो वो हमेशा एक कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। उसको लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तब वो उस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक मैं जितना आपको पढ़ाया हूं इतना अभी तक क्लियर है? हम आगे चले? यस सर। एनीवन, कोई डाउट? तो चलो अब हम आगे चलते हैं कि अगर सभी सेकेंड डिग्री इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो हमें कैसे चेक करना होगा कि अगर कोई इक्वेशन 2 डिग्री का है तो वो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए हमें 2 कंडीशन चेक करने पड़ेंगे, और वही हमारा अगला टॉपिक है। अभी हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर दोज 2 कंडीशन सो दैट वी कैन से दैट any equation of degree 2 will represent a pair of line। चलो मैं इसको डिलीट करता हूं। सो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। सो दिस इज ए जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। अब हमें ना 2 कंडीशन दिए गए हैं कि अगर इस 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब हम कहेंगे कि द जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइन। सो हम अभी क्या पढ़ेंगे? द कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, necessary condition for a general second degree equation, for a general second degree equation
to represent a pair of lines. To represent a pair of lines. Pair of lines. वो दो कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये है, if ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square equals to 0. And second condition is H square minus AB should be greater than equals to 0. अगर इस इक्वेशन, अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यहां से हम ABCFGH की वैल्यू निकालेंगे और उसको इस दोनों इक्वेशन के लिए चेक करेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो तब हम कह सकते हैं कि हमें जो भी जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिए गए हैं दैट इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लाइंस। सो हमें मेजरली यही दो कंडीशंस को चेक करना है किसी भी लाइन को, मतलब किसी भी इक्वेशन को अ पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करने में। तो ये दोनों इक्वेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और हमें जब भी पूछा जाएगा, अगर सपोज हमें कोई भी एक इक्वेशन दिया गया है और हमें पूछा गया है कि चेक, जस्ट वेट अ सेकेंड, चलो इसी के ऊपर ना हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं उसे, और हमें आसानी समझ में आएगा। जैसे आपका सबसे पहला एग्जांपल जो है यही है, जो अभी हम कंसेप्ट पढ़े हैं ना, कि अगर हमें एक इक्वेशन दिया गया है विच इज ऑफ 2 डिग्री इन एक्स एंड वाई, तो हमें ये चेक करना है कि क्या वो गिवन इक्वेशन एक पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, हमें मान लो ये इक्वेशन दिया गया है। So now we have been given this equation. ठीक, अब हमें क्या करना है कि ये बताना है कि ये इक्वेशन क्या एक पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके लिए मैंने अभी आपको दो कंडीशन बताया। पहला कंडीशन है ये वाला, दैट इज ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो हमारा सबसे पहला काम है कि हमें जो गिवन इक्वेशन है उस इक्वेशन को यूज करते हुए हम पहले ABCFGH की वैल्यू निकालेंगे। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम कंपेयर करेंगे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से जो अभी हम पढ़े हैं, दैट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन इज दिस वन। ये ऊपर मैंने आपके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा है AX स्क्वायर। अब देखो ये है हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन, so this is our standard equation and इसके नीचे जो है हमें इक्वेशन दिया गया है। तो अगर हम इसको आपस में कंपेयर करें सो वी विल गेट A इक्वल्स टू, A क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ नहीं है, सो A विल बी इक्वल्स टू 1। सिमिलरली B, अगर हमें B की वैल्यू निकालनी हो तो B क्या होता है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 5, सो B विल बी इक्वल्स टू 5। और C क्या होता है, C इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, मतलब लास्ट टर्म जो कांस्टेंट है जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, सो दिस इज हियर 9, सो C विल बी 9। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, F G एंड H। ये आपको पता होना चाहिए F G H क्या क्या होता है। F इज ऑलवेज अ कोफिशिएंट ऑफ Y, तो Y के साथ जो नंबर होगा ना दैट विल बी वैल्यू ऑफ F, दैट इज इक्वल्स टू -14। आपको हमेशा ये सिंबल ध्यान में रखना है कि अगर उसके पहले माइनस है तो इसके आप कोफिशिएंट के साथ माइनस लिखेंगे। नाउ G इज ऑलवेज ए कोफिशिएंट ऑफ X। देखो G किसके साथ होता है, X के साथ होता है, तो यहाँ पे X के साथ क्या है 10, सो G विल बी इक्वल्स टू 10। X इज ऑलवेज ए कोफिशिएंट ऑफ XY, तो यहाँ पे XY के साथ क्या है, दैट इज 6, सो H इज इक्वल्स टू 6।
नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ABC एंड FGH। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो हमें नेसेसरी कंडीशन दो दिए गए हैं ना, इस दोनों में पुट करेंगे और हमें ये चेक करना है कि क्या ये है सेटिस्फाई कर रहा है। सो नाउ A into B into C, that is 1 into 5 into 9 plus 2 into FGH, so 2 into F is minus 14 into G is 10 into H is 6 minus AF square, so A is 1 multiplied by F square, F is minus 14, so minus 14 square will be, I don't think सर F is minus, -6 आएगा क्या या प्लस? नहीं C, देखो यहाँ पे C की वैल्यू क्या है, 9 के पहले प्लस है ना, तो हम C की वैल्यू प्लस 9 लिखेंगे ना। 6 की सर, H की। ओके H की वैल्यू हाँ, यस वेरी गुड। H की वैल्यू यहाँ पे देखो अभी, ओके ओके रुक जाओ, इसमें ना हमने एक गलती किया है, क्या पता है, ये सारे वैल्यू हमने थोड़े से गलत लिखे हैं, क्यों बताता हूं मैं। यहाँ पे ये जो F के साथ कोफिशिएंट है ना, F क्या है, Y के साथ कोफिशिएंट है, और Y के साथ जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू 2F है। तो यहाँ पे जो -14 है ना, दैट इज वैल्यू ऑफ 2F, सो F की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज -7। ओके, ये समझ में आया। वैसे ही X के साथ जो वैल्यू होती है वो दैट इज 2G, तो यहाँ पे जो 2G की वैल्यू है दैट इज 10, सो G की वैल्यू हो जाएगी 5। और उसी प्रकार से ये जो XY के साथ होता है ना, उसकी वैल्यू होती है 2H, तो यहाँ पे -6 है, सो -6 इज इक्वल्स टू 2H, सो H विल बी इक्वल्स टू -3। ये समझ में आ गया। ये अभी मैंने जो चेंज किया F, G और H की वैल्यू को इसलिए चेंज किया क्योंकि जो हम पहले लिखे थे वो 2F की वैल्यू थी और हमें यहाँ पे केवल F की वैल्यू चाहिए। इज इट ओके ना? यस सर। यस सर। ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को चेक करेंगे, दैट इज ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। तो हम इसमें लिखेंगे ABC दैट इज 1 into 5 into 9 plus 2 into FGH, so that is -7 into 5 into -3 minus A is 1 multiplied by F square, F is -7, so that is 49, -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। Now again minus BG स्क्वायर, B की वैल्यू 5 है एंड G की वैल्यू 5 है, तो 5 into 5 is 25, so -5 into 25 minus CH स्क्वायर, C की वैल्यू क्या है 9 into H की वैल्यू क्या है -3, और -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं, अगर ये 0 के बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि दिस इज अ इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन। सो नाउ वी विल गेट दिस इज इक्वल्स टू 9 into 5 is 45 plus 7 into 5 is 35, 2 into 105, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दिस वी विल गेट 105 माइनस 49 into 1 is 49 minus 25 into 5 is 125 and minus 9 into 9 is 81। अब फाइनली हम इसको लिखेंगे दिस विल बी 45 प्लस 105, दिस विल बी 210 माइनस इस तीनों का सम लिखेंगे 9 plus 1 is 10 plus 5, दिस विल बी 255। फाइनली इसको अगर हम सॉल्व करते हैं so we will get this is equals to 255 minus 255 is equals to 0। तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा पहला कंडीशन है दिस इज सेटिस्फाइंग द फर्स्ट कंडीशन, तो पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। द सेकंड कंडीशन इज
एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी ग्रेटर देन 0. एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. सो एच की वैल्यू है -3, सो एच स्क्वायर विल बी 9 minus a into b. A is 1, b is 5. So 9 minus 5 is equals to 4, which is greater than or equals to 0. So since both the necessary condition is satisfying, so we can say that since the equation is satisfying the necessary condition, so the given equation represents the equation of pair of line, represents the pair of line. हमें यही चेक करना है कि कभी भी अगर हमें इक्वेशन दिया गया है, इस दोनों नेसेसरी कंडीशंस को हम चेक करेंगे कि क्या ये दोनों नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं. अगर ये दोनों नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन हमें दिया गया है दैट इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लाइन. नाउ अब देखो इसी क्वेश्चन में आपको और कुछ बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं. और क्या क्या पूछा गया है? फाइंड द एक्यूट एंगल, find the acute angle between them and also find the point of intersection. तो acute angle निकालने का फॉर्मूला हम ऑलरेडी एक क्लास में पढ़ चुके हैं, that is this one. tan theta is equals to 2h square minus ab divided by a plus b. अब आपको a, b और h की वैल्यू पता है, आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. हाँ, दूसरा है also find the point of intersection. अब इसके लिए चलो हम कुछ कंसेप्ट को और डिस्कस करते हैं जो आपके बुक में ऑलरेडी दिया गया है. ये जो रिमार्क है ना, ये कंक्लूजन है अभी तक हम जितना पढ़े हैं उसका. चलो हम इस रिमार्क को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहला पॉइंट क्या है. इफ द इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन जो अभी हम पढ़े हैं, दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. इफ दिस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन देन ऑल दीज 7 कंडीशन विल होल्ड. उसमें सबसे पहला कंडीशन क्या है? चलो मैं इसको पहले आप सभी कुछ चीज को डिलीट करता हूं और हम इस रिमार्क को डिस्कस करते हैं. और ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज के क्लास का. इसमें से मोस्ट ऑफ द रिमार्क हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ कुछ रिमार्क इसमें नए हैं. पहला कंडीशन ये है कि अगर this is a general equation which represents a pair of line, then any other equation in this form, that is ax square plus 2hxy plus by square, अगर कोई भी एक दूसरा इक्वेशन है जो इस फॉर्म में है तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन मतलब ये जिस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लाइन, दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं. मींस these lines are parallel to the represented line which is represented by this equation. तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर हमें कोई एक इक्वेशन दिया गया वो इस फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. अगर एक इक्वेशन इस फॉर्म में है और दूसरा इक्वेशन इस फॉर्म में है तो हम कहेंगे कि ये दोनों लाइन जो है वो आपस में पैरेलल है. पहला रिमार्क हमारा यही कहता है. सेकेंड रिमार्क है एक्यूट एंगल. तो हम ऑलरेडी ये कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी दो लाइन के बीच का एक्यूट एंगल निकालने का फॉर्मूला ये है, दैट इज 2 into h square √ h² माइनस ab डिवाइडेड बाई a प्लस b. इसकी जो वैल्यू मिलेगी दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा, और यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं.
थर्ड कंडीशन, अगर a प्लस बी की वैल्यू 0 है तो हम कह सकते हैं कि जो दो लाइन है जिसके ये कंबाइंड इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। मतलब दो लाइन का परपेंडिकुलर होने का ये कंसेप्ट है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, उसके लिए जो कंसेप्ट है दैट इज एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी इक्वल टू 0। अगर कोई भी कंबाइंड इक्वेशन है तो हम ये कह सकते हैं कि जिस दो लाइन का वो कंबाइंड इक्वेशन है वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं अगर h square minus ab is equals to 0. So this is the condition for a line to be parallel. Now, condition for a line to intersect each other. अगर h square minus ab is greater than 0, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तब हम कहेंगे कि जिस दो लाइन का ये कंबाइंड इक्वेशन है दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब लाइन इस प्रकार से है, एक लाइन ऐसे है और दूसरा लाइन ऐसे है, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें निकालना है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। व्हाट इज दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम ये तभी निकाल सकते हैं जब हमें ये पता चले कि दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, दैट इज एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0। जब भी ये कंडीशन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा, दैट इज एच एफ माइनस बी जी डिवाइडेड बाय ए बी माइनस एच स्क्वायर। सो दिस विल बी एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा? ये वाला जी एच माइनस ए एफ डिवाइडेड बाय ए बी माइनस एच स्क्वायर। So this will be x coordinate and this will be y coordinate. So ये है हमारा फॉर्मूला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का। एंड दी लास्ट वन इज द हाँ, ये दोनों एक्सप्लेनेशन है, जो ये लास्ट के दो रिमार्क है ना, दिस इज एक्सप्लेनेशन। एक्सप्रेशन ये वाला जो हमें कंडीशन मिला है ना, ये कहां से मिला है? इस मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट है। And the joint equation of bisector of angle between the lines represented by this. हाँ, अगर अभी तक जो मैं पूछ रहा था आपसे, देखो अब मैं क्या कह रहा हूं, सपोज these are the two line which are intersecting, तो इसके बीच में कुछ है कि ये एंगल बन रहा है। अब हमें पूछ लिया गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which represent the angle bisector, मतलब ये एंगल, ये वाला लाइन। अब इधर का जो एंगल है और इधर का जो एंगल है दोनों आपस में बराबर है। इस लाइन का अगर हमें इक्वेशन पूछा जाएगा, सो दैट विल बी गिवन बाय दिस वन, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज गिवन बाय दिस वन, ये वाला। और अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट दोनों 0 हो गए तो हम कह सकते हैं कि बाइसेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये 7 रिमार्क हैं जो हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करना होगा। और इसके बाद ये था आपका आज के टॉपिक का लास्ट, मतलब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। एग्जाम्पल 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बाकी के एग्जाम्पल मैं चाहता हूं आप लोग खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। ये सभी उसी टॉपिक पे बेस्ड है जो हम टॉपिक अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। सो आज की क्लास में हमने जितना पढ़ा, और ये चैप्टर 4 हमारा आज फिनिश हो गया। तो अब मुझे आप ये बताइए कि आज जितने भी कंसेप्ट हम डिस्कस किए आप लोगों को समझ में आया? यस सर। यस सर। सर गुड। रुतिका समझ में आ गया? यस सर। गुड। तो अब मैं चाहता हूं कि आप लोग चैप्टर 4 खत्म हो चुका है, इस वीक के अंत तक आप सभी बच्चे चैप्टर 4 के सभी एग्जाम्पल क्वेश्चन एंड सभी एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीक का जो हमारा लास्ट क्लास होगा उसमें आप मुझे किसी भी एक्सरसाइज क्वेश्चन का डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट चैप्टर 5, ठीक है? सर मेरा पिछली क्लास का पीरियड नहीं है सर। हाँ साक्षी।